और खबरें तफसील से। तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। कई उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन दाखिल किए। तेलंगाना के इलाके निजामाबाद और जगतियाल के किसानों ने अपनी मांग के लिए अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। लाल जवार और हल्दी के किसानों ने निजामाबाद लोकसभा सीट से पर्चे दाखिल किए। किसान हल्दी और लाल जवार की फसलों के लिए अकलतरीन इमदादी कीमतों के तयन की मांग कर रहे हैं। निजामाबाद और जगतियाल में हल्दी और लाल जवार के किसानों ने 3 हफ्ते कबल इजाफी इमदादी कीमतों के तयन के लिए एहतजाज शुरू किया था। निजामाबाद लोकसभा सीट के लिए सैकड़ों किसान पर्चे नामजदगियों के इदखाल के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। निजामाबाद लोकसभा से टीआरएस ने मौजूदा एमपी कविता को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने साबिक एमपी मधुयाशकी गौड़ और बीजेपी ने डी अरविंद को उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कई उम्मीदवारों ने आखिरी दिन पर्चे नामजदगियां दाखिल की। तेलंगाना में लोकसभा के पहले मरहले के तहत 17 लोकसभा सीटों पर इंतखाब होंगे। टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा दीगर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार फेरोज खान ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। फेरोज खान का मुकाबला एमआईएम सदर असद ओवैसी के साथ साथ बीजेपी और टीआरएस के उम्मीदवारों से है। हैदराबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार भगवंत राव ने नॉमिनेशन दाखिल किया। भगवंत राव ने बिना किसी शोर शराबे के हैदराबाद कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पर्चा दाखिल किया। बीजेपी ने एमआईएम सदर अवैसी के खिलाफ मुकाबिल भगवंत को उम्मीदवार बनाया है। सिकंदराबाद से टीआरएस उम्मीदवार टी किरण यादव ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इससे पहले इन्होंने गन पार्क पर यादगार शहीदां तेलंगाना पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस मौके पर तेलंगाना के वुजरा महमूद अली, श्रीनिवास यादव, जीएचएमसी मेयर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दीगर टीआरएस लीडर मौजूद थे। टीआरएस सिकंदराबाद लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में सिकंदराबाद से बीजेपी की नुमाइंदगी बंडारू दत्तात्रेय कर रहे हैं। सिकंदराबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। बीजेपी ने इस बार सिकंदराबाद से सीनियर लीडर और मौजूदा एमपी बंडारू दत्तात्रेय के बजाय किशन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। किशन रेड्डी ने हालिया हल्का असेंबली अंबरपेट से बीजेपी की नुमाइंदगी की। गुज़श्ता असेंबली इलेक्शन में इन्हें शिकस्त हुई। किशन रेड्डी बीजेपी की सीट बरकरार रखते हैं या नहीं, ये तो 23 मई को पता चलेगा। सिकंदराबाद लोकसभा सीट के लिए इस बार कांग्रेस ने साबिक एमपी अंजन कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। अंजन कुमार यादव ने 2 मरतबा सिकंदराबाद से कामयाबी हासिल की है और तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिकंदराबाद लोकसभा सीट पर इस मरतबा 3 रुखी मुकाबले का इम्कान है। अंजन कुमार यादव के मुकाबले में बीजेपी ने किशन रेड्डी और टीआरएस ने किरण यादव को मैदान में उतारा है। हल्के लोकसभा मलकाजगिरी से टीआरएस के उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर टीआरएस के लीडर मौजूद थे। कांग्रेस ने मलकाजगिरी से ए रेवंत रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र राव हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टा के इलाके जहांगीराबाद का दौरा किया। इस दौरान एमआईएम के सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से मुलाकात की। असदुद्दीन अवैसी ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए एमआईएम को मजबूत करने की अपील की। एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की जानिब से मैं भी चौकीदार मुहिम पर तंज किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी कड़ी तनकीद की। नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, हर एक चौकीदार लगा लिया। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए? सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखाओ,
यहां पे नहीं चौकीदार है? अरे हमको वजीर आजम होना है भाई। ये चौकीदार, चाय वाला, ये पकोड़े वाला, क्या क्या आप गौर करो, आज ये हाल हो गया। अच्छा चौकीदार है, अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चूल्हा मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी उसकी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा, आ जाओ। बड़ा शौक, अरे आप करे क्या, 56 इंच का सीना हो गया, एक सर के बदले 10 सर ला लूंगा, आ गए, 15 लाख ला लूंगा, आ गए। चवल्ला लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस में आवाम की खिदमत करने वाले लीडरों को साइड लाइन किया जा रहा है, टीआरएस पार्टी बदल गई है। विश्वेश्वर रेड्डी का कहना है कि पार्टी ने हरीश राव, जितेंद्र रेड्डी और उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। टीआरएस में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले लीडरों की पुष्टपनाही की जा रही है। I think the party, if they see good performers, they feel insecure, and I think that is the primary reason all the good performers are actually being ditched by the party. I don't think any other party would do that. I'm disappointed. Be happy for all the performers in TRS, including Harish Rao, Jitendra Reddy, all the great performers are sidelined. Who are given prominence, people with criminal records, people who are against the party, against Telangana, who actually beat up the people who are fighting for Telangana. If you notice, it's full of them. So the party just turned topsy-turvy. It's not the same TRS party what I entered. So I feel I am where I am, and TRS party changed. It's like pulling the carpet under my feet. I am standing where I am, and the party moved away from its causes. तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। पार्टी की तारीख में यह पहला मौका है कि टीडीपी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है। तेलुगु देशम पार्टी के जराये ने यह बात बताई। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के एमएलए नामा नागेश्वर राव ने हाल ही में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है और वो खम्मम लोकसभा सीट से टीआरएस के उम्मीदवार हैं। इब्तिदा में कहा जा रहा था कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी हालिया असेंबली इंतखाबात की तरह कांग्रेस से इंतखाबी मुफाहमत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस तेलंगाना में तनहा मुकाबला करने का फैसला किया, जिसकी रोशनी में तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी ने बिलाखिर लोकसभा इंतखाबात से दूरी इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। ऐसे में टीआरएस को फायदा पहुंचने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस की हिमायत करने का ऐलान भी कर सकती है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने की कोशिश कर रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल किया जा रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट और हर तरह के वायलेशन को चेक करने का सिस्टम है। अभी तक नेट कैश 2 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा का सीजर हो चुका है। फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा, एसएसटी के द्वारा 26 लाख से ज़्यादा सीजर हुआ है। लिकर भी कुछ सीज हुए और साथ में फ्रीबीज का भी सीजर हुआ है। टोटल अमाउंट सीज्ड इज 3 करोड़ 46 लाख प्लस। टोटल वेपन डिपॉजिट जो है वो 4,493 हुआ है। बाइंडिंग ओवर जो हुआ है उसमें 5,074। ई पेटी केसेस 5,000 से भी ज़्यादा बुक हुए हैं। तो इन सब एफर्ट्स के साथ हमारी पूरी टीम के तरफ से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में हैदराबाद सिटी में इलेक्शन बिल्कुल पीसफुल, बिना किसी इंसिडेंट के, फ्री एंड फेयर, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शन होगा। हैदराबाद पुलिस ने कमशरह सूद पर लोन देने वाले कॉल सेंटर के रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 600 अफराद को 25 करोड़ का चूना लगाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है और 60 से ज्यादा टेलीकॉलर्स को नोटिस जारी किया है। सीसीएस के तरफ से रेड में 2 इलीगल लोन सर्विस कॉल सेंटर्स
के यहाँ रेड हुआ, जिसमें एलीट कनेक्ट केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजागुट्टा और बंजारा हिल पुलिस स्टेशन लिमिट में ये लोग पिछले कई महीने से ये इलीगल ऑपरेशन रन करते थे। इसमें 2 मेन लीडर और 6 टीम लीडर को अरेस्ट किया गया है और इसके साथ 54 टेलीकॉलर्स को सीआरपीसी के तहत नोटिस भी दिया गया। कॉल करके प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज का नाम जैसे महिंद्रा फाइनेंस अप टू 10 लाख रुपीस का इंसेंटिव देते थे, लोन का 6.5%, और उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी डिटेल्स कलेक्ट करके व्हाट्सएप एक नंबर पर ट्रांजैक्शन करते थे और 2 महीने का EMI अमाउंट कलेक्ट करके, तो जब लास्ट में एक कस्टमर CCS को फ़ोन किया, इमीडिएटली CCS के तरफ से इंक्वायरी शुरू हुई और उसमें पता चला कि ये लोग इस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा कस्टमर्स को अभी तक चीट किया गया है और एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से रफली 25 करोड़ से ऊपर का अमाउंट का चीटिंग हुआ। इसका कुछ इंटर स्टेट रैमिफिकेशन भी है, जिसके कि हमारे CCS के ऑफिसर्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके गच्ची बावली के एक होटल के किचन में आतिशबाजी का मामला पेश आया। माधवपुर फायर स्टेशन के अमले ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही है। इस हादसे में कुछ अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इलाज के नाम पर रकम बटोरना निजी अस्पतालों का पेशा बना हुआ है। हद तो यह हो रही है कि मरीज के मरने के बाद भी इलाज के नाम पर रिश्तेदारों से रकम वसूली जा रही है। ऐसा एक वाकया हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ एक अस्पताल में पेश आया, जहां पर 14 मार्च को मरीज को पैर के इन्फेक्शन के इलाज के लिए संगारिनी अस्पताल से बंजारा हिल्स में वाक़ निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि शुगर और BP बढ़ जाने के सबब मरीज की मौत हो गई है, जबकि रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया। बरहम रिश्तेदारों ने अस्पताल पर धरना भी दिया। అది ఇచ్చిన వెంటనే మా నాన్న ఫస్ట్ బ్లడ్ క్లాట్ అయిందన్నారు. మనిషి మాట్లాడపోయి అన్కాన్షియస్, తర్వాత బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ స్ట్రక్ అయింది, తర్వాత బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అయింది. ఇలా వేరియస్ గా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చింది చెప్పాడు. ప్రాపర్ గా వాడు మా నాన్నని మేము మంచి వ్యక్తిగా ఇస్తే వాడు మాకు మా నాన్న డెడ్ బాడీ ఇచ్చాడు. ఆ పోలీసులను నమ్ముకుంటే ఆ SI సతీష్ కుమార్ మాతో వచ్చి మిస్బిహేవ్ చేసి నువ్వు ఎవరికి చెప్పకుండా కంప్లైంట్ ఇచ్చుకొని నా పేరు సతీష్ కుమార్ అని ప్రౌడ్ గా చెప్పాడు. ఐ హావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆఫ్ హిమ్ సతీష్ కుమార్. సో నేను వాళ్ళని నమ్ముకున్నాను, బట్ వాళ్ళ దగ్గర నో జస్టిస్. ఐ థింక్ వాళ్ళు అమ్ముడు పోయారు అనుకుంటా. పోలీసుల తరఫున ఎలాంటి న్యాయం జరగలేదు. సో నేను మీడియాని అడుగుతున్నాను, అదర్వైజ్ ఇంకా మేమిద్దరం సూసైడ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాము. మాత్రం జస్ట్ బిల్లు కోసమే ఇంత నాటకం ఆడాడు. మనకు హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇంటిమేషన్ ఇస్తే మా SI గారు తర్వాత వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళతో కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది. కానీ అక్కడ సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఈ సింగరేణి దగ్గర నుంచి ఎక్కువ మంది వచ్చి ఇక్కడ ఏదైనా గొడవ చేసి ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అయిన ఉద్దేశంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మేము డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేసాం తప్ప ఆడ చేసిందేం లేదు. వాళ్ళు ఏ విధమైన కంప్లైంట్ ఇస్తే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి పోలీస్ సిద్ధంగా ఉంది. హాస్పిటల్లో అతనికి గ్యాంగ్రీన్ ప్రాబ్లం తోటి సర్జరీ చేసిన తర్వాత సడన్గా ఆయనకు హై షుగర్ ఉంది, తర్వాత బాగా BP ఎక్కువైపోయి బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయి కోమాలకు వెళ్ళిపోండు. నిన్న రాత్రి 10:45 ఆ ప్రాంతం 11 మధ్యలో చనిపోవడం జరిగిందని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు. బట్ 2 వెర్షన్స్ కూడా తీసుకుంటాము. మేము వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఎంక్వైరీ చేస్తాం. मौसम गर्मा की आमद के साथ ही शहर में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। जिला रंगारेड्डी के बालापुर में मीरपेट मंडल में मकामी अफराद ने पानी के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए म्यूनिसिपल दफ्तर पर धरना दिया। बरहम अफराद ने खाली घड़ों के साथ दफ्तर पर धरना दिया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि गुज़श्ता कई दिनों से इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। आला ओहदेदार भी इस मामले पर तवज्जो देने से कासिर हैं। बरहम मकामी अफराद ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी है। AP असेंबली और लोकसभा हलकों के लिए 11 अप्रैल को पोलिंग होगी। कई उम्मीदवारों ने आखिरी दिन पर्चे नामजदगियां दाखिल की। AP में लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए पहले मरहले के तहत इंतखाबात होंगे। TDP, YSRCP, कांग्रेस, BJP, जनसेना,
बीएसपी और लेफ्ट के अलावा दीगर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एपी में 175 असेंबली और 25 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात होने हैं। నేను గెలిచినాక ఒక పాజిటివ్ రాజకీయం ఎలా చేశారో వాళ్ళందరూ చేసి చూపిస్తానని చెప్తున్నా. ప్రజలందరికీ ఒకటే కోరుకుంటున్నా, దయచేసి మీరందరూ నాకు ఇవాళ ఎలా తోడిచ్చారో ఎప్పుడు అలాగే తోడిచ్చి ఎలక్షన్స్ అయ్యే వరకు నా కోసం కష్టపడండి. నేను మీ 5 years కష్టపడి తప్పకుండా మీ అందరితో ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండి మీ సుఖాల్లో దుఃఖాలుగా తోడుగా ఉండి ఎప్పుడు మీతో ఉంటానని మాటిస్తున్నా. असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। नेल्लूर शहर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेल्लूर हल्के पार्लियामेंट से तेलुगुदेशम उम्मीदवार बी मस्तान राव, जबकि नेल्लूर रूरल से अब्दुल अजीज ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सैकड़ों कारकुनों के हमरा रैली की शक्ल में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रैली में मकामी अवाम के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कर्नूल असेंबली हल्के से वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार हफीज खान ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मौजूदा एमएलए एसवी मोहन रेड्डी भी मौजूद थे। करोड़ों रुपए का पैसा है और वो हजारों करोड़ों रुपयों के पैसे को संभालने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। एक आम आदमी की जो तकलीफ है, परेशानी है, मुश्किल है, मुसीबत है, उसको समझने का दिल नहीं है। ये 20 साल से ये खानदान कर्नूल में जो है हमेशा रूलिंग पार्टी में रहा, मगर रूलिंग पार्टी में रहकर भी कुछ भी कर्नूल के लिए नहीं करा। आप एक मौका दीजिए मेरे को और जगनमोहन रेड्डी साहब को, कर्नूल के लिए डेवलपमेंट भी करेंगे और बगैर कोई अपॉइंटमेंट के, बगैर कोई मसले के, एक आम आदमी बगैर कोई परेशानी के एमएलए के पास जाकर मिलकर काम करा ले सके, इस तरीके का एक माहौल भी पैदा करेंगे। कर्नूल असेंबली हल्के से तेलुगुदेशम उम्मीदवार टीजी भरत ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ रुकन राज्यसभा टीजी वेंकटेश मौजूद थे। वेंकटेश ने कर्नूल असेंबली हल्के से कामयाब होने का दावा किया। कर्नूल लोकसभा सीट के लिए एसडीपीआई उम्मीदवार अब्दुल वारिस ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले एसडीपीआई की जानब से रैली निकाली गई। यह रैली कदीम शहर से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। अब्दुल वारिस ने बताया कि एसडीपीआई आंध्र प्रदेश के आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतरी है। हालात जो देख रहे हैं हम, यहाँ पर हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत में दो चीजें आ रही हैं, एक पैसा आ रहा है और एक विरासत में ओहदे दिए जा रहे हैं। एमएलए का बेटा एमएलए, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर, एमपी का बेटा एमपी, ये ट्रेंड न्यू चल रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। उसके अलावा पैसे का जो बिजनेस करते हैं वो भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो हम इंसाफ के लिए, समाज इंसाफ, सोशल जस्टिस के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पैसा खर्चा करते करते ओहदे पे रहता है या एमएलए लेता है या एमपी बनता है, उसके बाद ज्यादा दिन ठहरने के बाद वो अपनी जगह अपनी औलाद को, अपने बच्चों को नई नस्ल लाने की कोशिश हो रही है। ये जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। ये खतरे को रोकने के लिए आवाम आगे आना चाहिए, पैसे की सियासत को रोकना चाहिए और खानदानी सियासत को रोकना चाहिए। तो हम उसके मुखालिफ में ठहरे हैं। इंशाल्लाह आवाम हमारा साथ देंगे और पैसे वालों का और खानदानी सियासत जो कर रहे हैं उनका जवाब इंशाल्लाह हम आवाम के जरिए देंगे। इंतखाबात के पेश नजर महकमे पुलिस की जानब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी है। जिला मशरकी गोदावरी के भीमावरम में गाड़ियों की तलाशी के दौरान ओमनी कार से 17,17,000 रुपए नकद रकम बरामद हुई। रकम की मुंतकली से मुताल्लिक ठोस दस्तावेजात न होने पर पुलिस ने रकम को जब्त कर लिया और रकम इंतखाबी ओहदेदारों के हवाले की गई। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने दोबारा इख्तिदार में आने पर पेंशन की रकम को बढ़ाने का ऐलान किया। फिलवक्त रियासत आंध्र प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन 2,000 रुपए दिया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने पेंशन को 3,000 तक बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा वजीफे की हद उम्र में भी कमी का ऐलान किया। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने बेघर अफराद के लिए मुफ्त में घर फराहम करने का भी ऐलान किया। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में कहा कि जगनमोहन रेड्डी तूफान से भी ज्यादा खतरनाक है। तूफान सिर्फ एक ही इलाके को तबाह करता है, जबकि जगनमोहन रेड्डी हर तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर शर्मिला ने चंद्रबाबू नायडू पर रियासत के आवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के लिए
चंद्रबाबू नायडू सिर्फ फलाही स्कीमात का ऐलान कर रहे हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। अपने दौरे अमरावती के मौके पर వైఎస్ షర్మిల ने ये बात कही। ఇలా ముందుకు పోతున్నాం, అలా ముందుకు వెళ్తున్నాం అనే గొప్పలు చెప్పుకున్న చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం 25 ఏళ్లు వెనక్కి నెట్టబడినట్టు లేదా? అధికారంలోకి రావడానికి రైతులకు మొత్తం రుణమాఫీ అని వాగ్దానం చేసి, అదే మొదటి సంతకం అవుతుంది అని వాగ్దానం చేసి, ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఆ రుణమాఫీ మీద సంతకం పెట్టకుండా ఆ రుణమాఫీకి ఒక కమిటీని వేస్తున్నాను అని సంతకం పెట్టాడు. గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు గారు 600 హామీలు ఇచ్చారు. వాటిల్లో ఏ ఒక్కటి ఈ రోజు వరకు పూర్తిగా నిలబెట్టుకోలేదు. చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న 9 ఏళ్లలోనే హైదరాబాద్లో అంత అభివృద్ధిని తానే చేశాడని కదా చంద్రబాబు గారు చెప్పుకుంటున్న సెల్ఫ్ డబ్బా డైలాగ్. మరి 5 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న అమరావతిలో ఒక్క శాశ్వతమైన భవనమైనా ఎందుకు లేదు? पवन कल्याण ने कृष्णा जिले में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी पर कड़ी तनकीद की। साथ ही उन्होंने विजय साई रेड्डी को भी आड़े हाथों लिया। पवन कल्याण ने कहा कि पुलिवेंदुला की सियासत पूरी तरह रियासत में नहीं चलेगी। जो शख्स आंध्राई आवाम की इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ कर सकता है वो कैसे रियासत का वजीर आला बन सकता है। इस मौके पर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर भी तनकीद की। पवन कल्याण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने किसानों को धोखा दिया है। అందరికి అధికారం వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్కి అంత గతి లేదు, అంత దిక్కు, అంత నీచంగా లేడు పవన్ కళ్యాణ్, అంత దిగజారిపోలా. మీలాగా అధోగతి పాలవ, మీలా 1000 కోట్లు రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి దోచేయాల పవన్ కళ్యాణ్ పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు విజయసాయి రెడ్డి గారు. మీ పులివెందుల తరహా రౌడీ రాజకీయాలు బందలు చేస్తే తోట తీసి కింద కూర్చోబెడతాను, జాగ్రత్త. నోరుంది కదా, 1000 కోట్లు ఉన్నాయి కదా, కిరాయి మోకలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి నోరు ఏది పడితే అది పడితే నేను కూడా ఊరుకునే వ్యక్తిని కదా, జాగ్రత్త. ఇది 2009 కాదు, 2019 జనసేన, మర్చిపోకుండా సంగతి. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।